साथियों नमस्कार। मैं एथिका एजुटेक से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं आरएस मुख्य परीक्षा के पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट के प्रशासनिक नीति शास्त्र के बारे में। प्रशासनिक नीति शास्त्र या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। बच्चों की डिमांड्स थी कि साहब आप पढ़ाइए इसको। यूट्यूब चैनल्स पर भी मैंने देखा तो वहाँ पर एथिक्स की ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, और वीडियोज़ भी है तो उसमें अच्छा कंटेंट्स नहीं है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो आरएस मेंस में आता है, तो उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कैसे करें, प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं। साथियों इस पाठ्यक्रम विश्लेषण के साथ में हम ये बताएंगे कि कितने प्रश्न एथिक्स से आते हैं, कितने अंकों के आते हैं, इसमें हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, रणनीति क्या हो ताकि 2 महीने में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। दूसरा, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एथिक्स में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मतलब कंटेंट्स की भरमार है। तो उस कंटेंट्स में क्या आपके लिए उपयोगी हो सकता है, इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। और प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखें ताकि ये स्कोरिंग विषय बन सके, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स काफ़ी स्कोरिंग है, प्रश्न बड़े सीधे और सरल ढंग से पूछे जाते हैं। तो यहाँ किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। साथियों आप सबको पता है कि जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस जनरल स्टडी का ये पेपर है, पेपर सेकंड, जिसके यूनिट फर्स्ट है आपकी प्रशासनिक नीति शास्त्र। इस प्रशासनिक नीति शास्त्र की हम चर्चा करें तो आप पाएंगे कि कौन कौन से इसमें कंटेंट्स हैं, किस प्रकार से है। ये प्रश्न पत्र यूँ तो 200 अंक का है साथियों, आप सब लोगों को पता होगा, और इसमें 39 प्रश्न आते हैं, 39 प्रश्न, जिसमें आपकी पहली यूनिट एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की है साथियों, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की। और एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में 65 अंक के 13 प्रश्न आते हैं। इन 13 प्रश्नों की स्थिति को हम जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 2013 के बाद में जब सब्जेक्ट्स हटा दिए गए तो एथिक्स का पोर्शन काफ़ी जोड़ा गया। पहले 2013 के पेपर में ये पेपर थर्ड में आया करता था, लेकिन 2016 के बाद में ये पेपर सेकंड्स में आने लगा और एक यूनिट अलग से बन गई साथियों। जब 13 प्रश्नों का एनालिसिस करें तो आज हम पहले ब्लूप्रिंट्स की बात करते हैं। ब्लूप्रिंट्स के बाद में हम देखेंगे कि कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। इसमें जब हम प्रश्नों का एनालिसिस किया तो पता लगा कि 15 शब्द वाले प्रश्न, यूँ कहें कि 2 मार्क्स वाले प्रश्न 5 प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं 2 मार्क्स वाले, कुल 10 अंक के प्रश्न हैं साथियों, 10 अंक के। दूसरा हम बात करें 50 शब्दों वाले प्रश्नों की बात करें, 50 शब्द के मतलब 5 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, 5 मार्क्स के हैं, टोटल 25 अंक का यह बनता है। और बड़े प्रश्नों की हम बात करें जिसको हम 100 शब्दों में कह सकते हैं, ये 10 मार्क्स के प्रश्न हैं और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 10 इंटू 3 और 10 मार्क्स के 3 प्रश्न आ रहे हैं साथियों, ये 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो 3 प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस इंटू 10 मार्क्स बराबर 30 मार्क्स के प्रश्न हैं कुल मिलाकर। अब आप देखेंगे कि 25 और 10 35 और 30 65 अंकों के प्रश्न हैं हमारे। अब 65 अंक में अच्छे अंक कैसे लाए जाए, इन चीज़ों को देखते हैं। और पेपर एनालिसिस में ही हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके अलग अलग ढंग से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, पेपर्स का स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। सिलेबस में आपका पहला जो है एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू पर है, नीति शास्त्र और ह्यूमन वैल्यू पर है, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू। अब ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं कि एथिक्स के बारे में हमें जानना चाहिए कि एथिक्स होती क्या है, एथिक्स का मानवीय संबंध, ह्यूमन इंटरफेस क्या है। ये बेसिकली यूपीएससी ओरिएंटेड जो पहली यूनिट है यूपीएससी के सिलेबस की चौथे पेपर की, उसका पहला एक भाग है छोटा सा, जिसमें हमें ये बता रखा है, 3 बातें इसमें दे रखी है। पहला तो हमें दे रखा है कि महापुरुषों, समाज सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा। मतलब यहाँ दे रखा है कि जो हमारे प्रशासक है या समाज सुधारक हैं या महापुरुष है, उनसे किस प्रकार की शिक्षा मिलती है।
दूसरा टॉपिक ये दे रखा है परिवार है या समाज है या शैक्षणिक संस्थान है या स्कूल है, उसमें मानवीय मूल्यों को विकसित करने में क्या योगदान है। दो टॉपिक्स आपके इसमें दे रखे हैं। दूसरी हम बात करें कि नैतिक संप्रत्य, मतलब ये एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं साथियों, ये एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इन एथिकल कॉन्सेप्ट्स में आपका क्या दे रखा है, रित है, ऋण की अवधारणा है, कर्तव्य की अवधारणा है, शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा है। हम बात करें 1, 2, 3, 4 एवं 5 कॉन्सेप्ट्स है एथिकल, जिनके बारे में हमें जानना है और इनका प्रशासन में उपयोग बताना है। दूसरा हम बात करें इसमें कि भगवत गीता का नीति शास्त्र, इसमें हम बात करें निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। जब हम प्राइवेट रिलेशंस होते हैं, हमारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं और पब्लिक रिलेशंस में हमारे क्या संबंध होने चाहिए, एथिक्स की क्या भूमिका है। एथिक्स में हम सबसे पहले बात करें कि प्रशासकों का आचरण कैसे निर्धारित हो, ये कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स है आपका किसका, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, क्या होना चाहिए। वैल्यूज, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज में पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज के साथ में जो इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा है उसका दार्शनिक आधार क्या है। ये 4 बातें हैं। अब फिर हम बात करें भगवत गीता का और गांधी का नीति शास्त्र इसमें आ रहा है। मतलब 2 आपके बहुत बड़े एथिक्स की भूमिका अदा करने वाले पार्ट्स हैं, जिसमें भगवत गीता और गांधी का नीति शास्त्र। इसको मैं अलग से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। फिर है भारतीय विश्व के नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों का योगदान, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। दूसरा, 5वां हम बात करें इसमें नैतिक चिंता, नैतिक द्वंद्व और नैतिक चुनौतियां क्या है। बेसिकली ये नैतिक मुद्दे हैं साथियों, नैतिक मुद्दों से जुड़े हुए सवाल हैं, और ये हमारे इंडियन थिंकर्स हैं, मतलब भारतीय नीति शास्त्र से जुड़े हुए सवाल हैं। भारतीय नीति शास्त्र के प्रणेता हैं जिनके सवाल हैं, ये हमारे एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इन चीज़ों को देखें। फिर हमारे नैतिक निर्णय क्या हैं, नैतिक निर्णयों की प्रक्रिया क्या है, उसमें योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, इसमें सोशल जस्टिस क्या है, मानवीय चिंता, शासन में जवाबदेही, नैतिक आचार संहिता क्या है, इनसे जुड़े हुए कैसे स्टडीज है। हम एक अलग टॉपिक में लेकर बात करते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से ये हमारा अच्छा बन सकता है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस की बात करें हम, पाठ्यक्रम की, इस पाठ्यक्रम को हम इकाइयों में विभाजित करते हैं। पहली इकाई के रूप में हम बांट सकते हैं इसको नीति शास्त्र या मानवीय संबंध। नीति शास्त्र या मानवीय संबंध, मानवीय संबंध, नीति शास्त्र या मानव संबंध में हम बात करेंगे कि क्या क्या है इसमें। इसमें 2 बातें हैं। पहली यूनिट्स में हम बात करें, पहली यूनिट्स में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स तो इसका हो जाएगा कि भाई एथिक्स किसे कहते हैं, एक अवधारणा कर लें, मूल परिचय हम आपको दे दें कि एथिक्स क्या होती है, एथिक और मानवीय मूल्य क्या होते हैं, और एथिक्स और मानवीय मूल्य दोनों का आपस में क्या संबंध है। इसको हम यूपीएससी के सिलेबस से कर सकते हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इस तरीके से हम इसको पहली चैप्टर या पहली यूनिट्स में हम बांट सकते हैं। दूसरा, इसमें 2 बातें हैं साथियों। पहला तो है इसमें महापुरुषों, दूसरा है समाज सुधारकों, और तीसरा है प्रशासकों तथा प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा, के जीवन से प्राप्त शिक्षा। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से महापुरुष हैं, कौन कौन से समाज सुधारक हैं, या कौन कौन से प्रशासक हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है एथिक्स को बढ़ाने में। दूसरा, हम बात करें कि परिवार, समाज तथा स्कूल का मानवीय मूल्य को विकसित करने में योगदान, मानवीय मूल्यों को विकसित करने में योगदान, विकसित करने में योगदान।
ये दो टॉपिक्स हैं। अब ये दो टॉपिक्स में आपके यहाँ 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, दोनों में आ सकते हैं। ये पहली यूनिट्स में हम इसको बांट देते हैं। दूसरा हम बात करें इसमें, दूसरी यूनिट को हम लें इसमें इकाई 2 के रूप में। इकाई 2 के रूप में हम लेते हैं नैतिक संप्रत्यय। नैतिक संप्रत्यय को ले सकते हैं इसमें। इसको हम कह सकते हैं एथिकल कॉन्सेप्ट साथियों, एथिकल कॉन्सेप्ट्स। जब हम एथिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में। जब हम एथिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो इस एथिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रशासकों के जीवन में क्या योगदान है, प्रशासन में क्या योगदान है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। इसमें आपके एथिकल कॉन्सेप्ट्स में क्या है, एथिकल कॉन्सेप्ट्स में आपके रित की अवधारणा है, ऋण की अवधारणा है, कर्तव्य की अवधारणा है, शुभ की अवधारणा है और सद्गुण की अवधारणा है। सद्गुण की अवधारणा, देखिए साथियों इसमें 5 अवधारणाएं हैं जिनको हमें जानना है। दूसरे यूनिट्स में हमें 5 अवधारणाओं को जानना है और उनका प्रशासक के जीवन में क्या योगदान है, उनका आम दैनिक जीवन में क्या योगदान है। इस प्रकार के सवाल आजकल पूछे जाने लगे हैं। दूसरा इसमें हम जाने कि दूसरा हम जानते हैं कि निजी दूसरा हम देखें इसमें निजी एवं सार्वजनिक संबंधों, सार्वजनिक संबंधों की बात करें, इसमें हम पर्सनल और प्राइवेट रिलेशंस की बात करें। और पर्सनल और प्राइवेट रिलेशंस की बात करने पर हमें यह पता लगता है कि प्रशासकों का आचरण क्या होना चाहिए। प्रशासकों का आचरण, जब हम प्रशासकों के आचरण की बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स दोनों चीजें याद आ जाती है। और कोड ऑफ एथिक्स के साथ में हमें डूज एंड डोंट्स प्रशासकों के जो होते हैं उनको हमें जानने की जरूरत है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात हम बात करें प्रशासनिक मूल्य। प्रशासनिक मूल्यों में हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल कौन कौन से हैं। ऐसे प्रशासनिक मूल्यों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपके पास में एक सबसे बड़ी बात तो है सत्यनिष्ठा आती है। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा के बाद में हम बात करें अभिवृत्ति आती है, मतलब एटीट्यूड की बात करें, अभिक्षमता आती है। अभिक्षमता के बाद में हम बात करें आपके निष्पक्षता आती है, करुणा आती है, समानुभूति आती है। ऐसे प्रशासकों के मूल्यों की हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे आपका सिलेबस का एनालिसिस का मैं बिल्कुल एक एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ। इसमें क्या है, आपके इसमें 2 चीज़ें दे रखी है सिलेबस में। पहला तो दे रखा है आपका नीति शास्त्र की राजनीतिक अभिवृत्ति, पैसा कमाना बड़ा आसान है। आधार। इस बात को सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये क्या बेवकूफ वाली बात है कि क्या पैसा कमाना इतना आसान है। बिल्कुल, बड़े जबरदस्त सपने जो है वो दिखाए जाते हैं कि अगर आप लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा जो है वो दुगना 5 का दार्शनिक आधार, ये बात आती है जब निजी संबंध और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका की बात हो रही है। नीति शास्त्र की भूमिका, एथिक्स की भूमिका क्या है, तो हमारे पास में ये 2 चीजें यहाँ समझने की बात। साथियों एथिकल कॉन्सेप्ट्स में हम ये चीजें, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कॉमर्स एंड अवधारणाओं की बात आती है। तो यहाँ तीसरा जो टॉपिक है हमें भगवत गीता, हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुड या मॉर्निंग, महात्मा गांधी का योगदान। आप हमारा या यूं कहें कि गांधी की नैतिकता को हम कह सकते हैं, चैनल देख रहे हैं, गांधी की जिसमें आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी का केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के बारे में, कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। गांधीयन नीति शास्त्र की हम बात करें, पद है ये भी बेसिकली एथिकल कॉन्सेप्ट है जो गीता में या भगवत गीता में बताए गए हैं या गांधीयन नैतिक्स में बताए गए। इसको भी हम 2 भागों में बात करें तो गीता में क्या आता है, गीता में आपके कर्तव्य की अवधारणा आती है, कर्तव्य के निष्काम कर्तव्य करने की अवधारणा को हम यहाँ लेंगे। दूसरा हम बात करें कर्तव्य की अवधारणा हो गई। दूसरा हम कर्म की अवधारणा की बात करें,
कर्म की धारणा। तीसरा हम बात करें लोक संग्रह की अवधारणा। चौथा हम बात करें इस पे स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा। स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा ये गीता के एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम जान रहे हैं। दूसरा हम गांधीयन नीति शास्त्र की बात करें तो गांधी के सत्य और अहिंसा आधारित जो है एक तो सत्याग्रह है जिसको हम ले सकते हैं। दूसरा आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है जिसको हम ले सकते हैं। तीसरा हमारे पास में सर्वोदय की धारणा है जिसको हम ले सकते हैं। इन अवधारणाओं को हम गांधीयन उसमें ले सकते हैं। तो ये हमारे दूसरी इकाई हो गई साथियों। तीसरी इकाई के रूप में हम बात करें इकाई 3 के रूप में। इकाई 3 को हम बेसिकली दार्शनिकों तथा नैतिक चिंतकों के योगदान के रूप में ले सकते हैं। चिंतकों के योगदान मतलब एथिक्स के विकास में दार्शनिकों का और नैतिक चिंतकों का क्या योगदान है इसको लेते हैं। इसमें भी हम 2 पार्ट्स लेते हैं। इसमें 2 पार्ट्स में एक तो पाश्चात्य चिंतक में कौन कौन से आएंगे हमारे, एक भारतीय चिंतकों में कौन से आएंगे, भारतीय चिंतकों में कौन से आएंगे, ये 2 लिए हमने। जब हम वेस्टर्न थिंकर्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न थिंकर्स में हमें सबसे बड़ी बात कौन सी आती है, हमें आती है ग्रीक दार्शनिकों की बात। ग्रीक दार्शनिकों को सबसे हम लेंगे प्राचीन दार्शनिकों में। ग्रीक दार्शनिकों में शुरुआत हम सोफिस्ट से करेंगे। सोफिस्टों की क्या स्थिति थी, फिर सुकरात की बात करेंगे, फिर हम प्लेटो की बात करेंगे, फिर हम अरस्तु की बात करेंगे, अरस्तु की। फिर हम आधुनिक नीति शास्त्र की बात करें, आधुनिक दार्शनिकों की बात करें, आधुनिक चिंतकों की बात करें। आधुनिक चिंतकों में हमें सबसे बड़ा योगदान किसका मिलता है, हमें उपयोगितावाद से आता है। उपयोगितावाद, और उपयोगितावाद किस तरीके से स्वार्थवाद और सुखवाद से विकसित हुआ है उसको हम ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे। फिर इसके बाद में हम विकासवाद की अवधारणा पे जाएंगे। विकासवाद के बाद में हम अंतर्दृष्टिवाद पे जाएंगे। अंतर्दृष्टिवाद के बाद में हम बात करें तो कंटियन नैतिकता पर जाएंगे। कंटियन नैतिकता पर हम जाएंगे। तो ये हमारे पाश्चात्य चिंतकों के योगदान हो गए। कम से कम 10 चिंतक यहाँ पढ़ेंगे। जब हम भारतीय चिंतकों की बात करते हैं साथियों तो भारतीय चिंतकों में एक तो वैदिक चिंतक आते हैं। वैदिक चिंतकों का क्या योगदान है, एक जैन एवं बौद्ध दार्शनिकों का क्या योगदान है, बौद्ध दार्शनिक क्या कहते हैं इसके संबंध में। देखिए सिलेबस की तो बात यह है, कोई पढ़ाना चाहे तो कैसे भी पढ़ा, लेकिन सिलेबस का एनालिसिस, सिलेबस का एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है। तीसरा हम बात करें इसमें आधुनिक दार्शनिकों की। आधुनिक दार्शनिकों में हमारे पास में यहाँ गीता गई, लेकिन गीता के लिए अलग से सब्जेक्ट है भगवत गीता में। हम आधुनिक दार्शनिकों में टैगोर को ले सकते हैं, हम डॉक्टर राधा कृष्णन को ले सकते हैं, हम महात्मा गांधी को ले सकते हैं, हम अरविंदो घोष को ले सकते हैं, अरविंद घोष, हम राजा राम मोहन रॉय को या दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद इनको ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद और दयानंद जी को ले सकते हैं। ये हमने आधुनिक दार्शनिकों के रूप में हमने रख दिया है। तो ये बातें हमारे तीसरी इकाई के रूप में होते हैं साथियों। हम बात करें इकाई 6 की साथियों, इकाई 4 की। इकाई 4, ये इकाई 4 बेसिकली नैतिक मुद्दों से जुड़ी हुई है। प्रशासन में नैतिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे। अब सिलेबस तो ये कहता है कि हर एक टॉपिक के आपको क्या है, कैसे स्टडीज भी करनी है। 2016, 18, 21, 23 के जब हम सिलेबस मतलब प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं तो अभी तक कैसे स्टडीज नहीं आई है, लेकिन भविष्य में कैसे स्टडीज आने की संभावनाएं हैं, इसलिए हमें कैसे स्टडीज को भी देखना है। जब नैतिक मुद्दों की बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें नैतिक चिंता है,
नैतिक चिंता कैसे उत्पन्न होती है, नैतिक द्वंद्व कैसे पैदा होते हैं, नैतिक द्वंद्व और नैतिक चुनौतियां ये कैसे हैं, चुनौतियां, ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। और साथ में हम नैतिक निर्णयों की बात करें साथियों। एक नैतिक निर्णय, जब प्रशासक एक निर्णय लेता है तो नैतिक निर्णय किस प्रकार से लेता है, इस निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसकी कारक क्या है, और इसमें निर्णय किस प्रकार से होता है, निष्कर्ष की हम बात करें कि निर्णय किस प्रकार से जाता है। इस तरीके से एक अलग से टॉपिक यहाँ पर बन रहा है साथियों। दूसरा हम बात करें कि सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस एक प्रशासन में रहते हुए व्यक्ति कैसे देता है। दूसरा हम बात करें इसमें मानवीय मूल्यों की, मानवीय चिंता की, मानवीय चिंता और शासन में जवाबदेही की बात हो रही है, तो ये गुड गवर्नेंस की बात हो रही है साथियों, जवाबदेही की। और चौथा इसमें लास्ट टॉपिक है नैतिक आचार संहिता की। हालांकि हमने कोड ऑफ एथिक्स में उसमें प्रशासकों के आचरण में डाल दिया था नैतिक आचार संहिता, मतलब कोड ऑफ एथिक्स की बात हो रही है। ये 3 टॉपिक्स इसमें हैं, तो कुल मिलाकर 4 यूनिट्स में हम इसका सिलेबस का एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सिलेबस को हमने किस रूप में बांटा है। पहला जो हमारा सिलेबस का यूनिट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में बांट दिया है, जिसमें हमने 2 प्रकार की बात की है कि पहले तो हम नीति शास्त्र और मानवीय संबंधों के मूल परिचय से आपको अवगत कराएंगे, फिर हमने महापुरुषों, समाज सुधारकों, प्रशासकों के जीवन में क्या योगदान है, ये भारतीय समाज सुधारक हो सकते हैं, पाश्चात्य समाज सुधारक हो सकते हैं, ये भारतीय महापुरुष हो सकते हैं, पाश्चात्य महापुरुष हो सकते हैं, ये भारतीय प्रशासक भी हो सकते हैं और पाश्चात्य प्रशासक भी हो सकते हैं। दूसरा, परिवार में, समाज में और स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के रूप में ह्यूमन वैल्यूज़ को हम किस प्रकार से विकसित करते हैं, ये पहले यूनिट्स के रूप में रखा है हमने। इसको दूसरे यूनिट्स में हम एथिकल कॉन्सेप्ट्स में रखा है साथियों। ये एथिकल कॉन्सेप्ट्स आपका रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा के रूप में हो सकता है, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र के रूप में हो सकता है, भगवत गीता एवं गांधीयन नीति शास्त्र के रूप में हो सकता है। इसको हमने डिफाइन यहाँ किया है। 5वीं बात हम करें इसमें दार्शनिक तथा नैतिक चिंतकों के योगदान की। पाश्चात्य चिंतकों में हम ग्रीक दार्शनिक और आधुनिक चिंतक को ले सकते हैं, जिसमें सोफिस्ट, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हो गए। दूसरा हमारा उपयोगितावाद, स्वार्थवाद, सुखवाद, विकासवाद, अंतर्दृष्टिवाद, कांटियन एथिक्स हो गया। तीसरा हम भारतीय चिंतकों की बात करें तो वैदिक, जैन, बौद्ध, भगवत गीता, आधुनिक दार्शनिकों का, चिंतकों का योगदान हो गया। और छठा हम बात करें इसमें प्रशासन में नैतिक मुद्दों की, नैतिक चिंता क्या है, नैतिक द्वंद्व क्या है, नैतिक चुनौतियां क्या है, नैतिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं, और गुड गवर्नेंस की ये बात हो गई। ये सुशासन की बात हो गई साथियों, सुशासन कैसे डेवलप होता है। तो ये आपके सिलेबस था। तो सिलेबस के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि आपका पेपर ब्लूप्रिंट की बात करें हम, पेपर ब्लूप्रिंट, पेपर ब्लूप्रिंट ये कहता है कि आपके प्रश्न तो होंगे, प्रश्नों की संख्या तो होगी इसमें 13, और आपके अंक कितने होंगे, 65 होंगे, जिसमें आपके 2 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, आपके 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, और आपके 10 अंकों के 3 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर ये 65 प्रश्न होंगे। और इस 65 प्रश्नों में 30 और 25 में आपका क्या है, केस स्टडीज हो सकती है साथियों, केस स्टडीज हो सकती है। तो कैसा लगा हमारा सिलेबस का एनालिसिस, देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। हम आपको बताएंगे कि लास्ट ईयर प्रश्न किस प्रकार से आए थे, कहाँ आए थे, उनको देखिएगा। फिर अगले बार सिलेबस का हम माइन्यूटली विश्लेषण करते हैं। धन्यवाद।